पहला परमाणु बम जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने 1945 में बनाया था, जो दुनिया की अब 9 कंट्री के पास है। इतना कैसा पावरफुल होता है ये एटम बम, जिसका नाम सुनते ही दुनिया डरने सी लगती है। यही वजह है कि पाकिस्तान भारत की नॉट फर्स्ट यूज पॉलिसी के चलते बार बार एटम बम गिराने की धमकी देता रहता है। क्या आपको पता है भारत, पाकिस्तान या अन्य कंट्री को एटॉमिक कंट्री बनने के लिए किसकी परमिशन लेनी होती है? भारत ने पहला परमाणु बम बनाने और टेस्टिंग करने में कितनी प्रॉब्लम को फेस किया, आइए इस वीडियो में भारत में परमाणु बम को लेकर क्या क्या हुआ इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, 18 मई 1974 की सुबह, यानी ठीक आज से 51 साल पहले प्रधानमंत्री आवास में सुबह से ही चहल पहल थी। इंदिरा गांधी लोगों से मिल जरूर रही थी, लेकिन अंदर से बेचैन थी। उन्होंने सुबह 8:30 बजे अपने सेक्रेटरी को जैसे आते देखा, खुद ही उनके पास दौड़कर पहुंची और पूछा, क्या हुआ धरजी? धरजी बोले, बुद्ध मुस्कुराए हैं। इतना सुनते ही इंदिरा गांधी जी सुकून की एक गहरी और लंबी सांस ले लेती। यानी हमारा पहला न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेस हो चुका था, जिसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। आज से 51 साल पहले इस सीक्रेट स्टोरी के पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प थी। चलिए आपको बताता हूँ। 1962 में जब हम चीन से युद्ध हारे थे, तब हमारे मशहूर वैज्ञानिक होमो जहांगीर भाभा ने देश को परमाणु हथियार संपन्न बनाने के लिए काम शुरू कर दिया था। इसी बीच 4 सालों के बाद होमी भाभा की विमान दुर्घटना में मौत हो जाती है। होमी भाभा की मृत्यु के बाद देश को न्यूक्लियर पावर बनने का सपना एक झटका सा दे गया था। उसके बाद एटम बम बनाने की कमान विक्रम साराभाई और होमी सेठना को मिली। लेकिन ये वो समय था जब भारत कर्ज में डूबा हुआ था। इस वक्त न्यूक्लियर बम की बात फिर से ठंडी पड़ गई। 1971 में जब भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध में अमेरिका ने अपना सेना का 7वां बेड़ा भेजा और परमाणु बम की धमकी दे दी, तो इंदिरा गांधी को लगने लगा कि भारत को अब इसका जवाब तैयार करना होगा। फिर क्या, इंदिरा गांधी ने बम बनाने के लिए आदेश दे दिया। उस वक्त भी वैज्ञानिकों का कहना था, मैम हमें कम से कम 18 महीने दीजिए, यानी पूरे 1.5 साल। चलिए दोस्तों, अब इस 18 महीने की कहानी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। उस समय हमें परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम और प्लूटोनियम की जरूरत थी। इसका उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है, यानी एटॉमिक रिसर्च में एनर्जी जनरेट करने के लिए होता है। हमने इस एनर्जी एलिमेंट को कनाडा से झूठ बोलकर एटॉमिक एनर्जी समझौते के तहत मांगा और इसका उपयोग ऊर्जा के बजाय बम बनाने में किया। 1973 में एटम बम बनाने की मटेरियल रिक्वायरमेंट की सारी परेशानी लगभग दूर हो चुकी थी। अब प्रॉब्लम थी कि टेस्टिंग कहाँ की जाए, जिसके लिए पोखरण को सिलेक्ट किया गया। यह राजस्थान की डेजर्ट लोकेशन है। यहाँ इतनी ज्यादा आबादी भी नहीं थी, ना ही ज्यादा संसाधन, और इस रेंज में बहुत से गांव जरूर बसे हुए थे। कहा जाता है कि आसपास के गांव के लोगों को गांव छोड़ने और जमीन बेचने के लिए मजबूर किया गया। ऐसे में लोग रोड पर विरोध में उतर आए, और विरोध होता भी क्यों नहीं, लोगों को 4 रुपए बीघा में जमीन बेचने पर मजबूर कर दिया था सरकार ने। जब विरोध बढ़ने लगा तो सरकार ने मुआवजा बढ़ाकर 20 रुपए बीघा कर दिया और टेस्टिंग के लिए जमीन भी सिलेक्ट हो गई। साइंटिस्ट अब इस जमीन पर एटॉमिक बम की टेस्टिंग के लिए सूखे कुएं की तलाश कर रहे थे। तो क्या होता है कि जोधपुर की 61वीं रेजिमेंट पुल और बंकर बनाने में एक्सपर्ट थी, जिन्हें इसका काम सौंप दिया गया था। इस आर्मी रेजिमेंट को बस इतना बताया गया था कि भूकंप को लेकर वैज्ञानिक कोई प्रयोग कर रहे हैं। ये कोई नॉर्मल कुआं नहीं था, ये 107 मीटर गहरा कुआं था। अब होता क्या है कि इस कुएं की खुदाई के दौरान भूमिगत जल आ जाता है, जिससे जवान बहुत खुश हो जाते हैं और साइंटिस्ट दुखी हो जाते हैं, क्योंकि साइंटिस्टों को सूखे कुएं की रिक्वायरमेंट थी, जो डेजर्ट एरिया में ही पॉसिबल था। इसीलिए तो राजस्थान की लोकेशन को सिलेक्ट किया गया था। अब होना क्या था कि फिर से एक नया कुआं खोदना था, जिससे आर्मी रेजिमेंट भी परेशान हो गई थी। उन्होंने कुआं खोदने से मना कर दिया। फिर क्या, सरकार को आर्मी चीफ से कहना पड़ा और जल विशेषज्ञ की मदद से एक नया कुआं खुदवाया गया। इस कुएं को वैज्ञानिक अपनी भाषा में साइंटिस्ट शाफ्ट कहा करते थे। सभी एडवाइजरों के साथ पहली बार था कि इंडिया के सारे रिसर्च सेंटर एक साथ काम कर रहे थे, जिसे लीड कर रही थी हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। किसी ने कहा कि हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, तो किसी ने टेस्टिंग का विरोध किया, पर सलाहकारों के खिलाफ जाकर इंदिरा गांधी ने कहा, हम टेस्ट करेंगे। ये वही लोग हैं जो इस मिशन के एडवाइजर और लीडिंग रोल प्ले कर रहे थे। और इस एटॉमिक टेस्टिंग के लिए 18 मई 1974 बुद्ध पूर्णिमा का दिन चुना जाता है और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। ऑपरेशन के 3 दिन पहले सारे पुर्जे और जरूरी सामान अलग अलग बाय रोड एंड फ्लाइट से लोकेशन पर पहुंच गए। अब क्या होता है कि फाइनल कॉल के लिए डिफेंस मिनिस्टर के सेक्रेटरी पीएम से मिलने पहुंच जाते हैं और परमिशन मांगते हैं। पता है हमारी प्राइम मिनिस्टर जी क्या कहती है? आगे बढ़िए, आपको क्या डर लग रहा है? तो सेठना जी कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं मैम, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था कि अब हम यूटर्न नहीं ले पाएंगे। 18 मई 1974 ये गर्मी के दिनों का बहुत गर्म दिन होता है। सुबह से ही टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस पार कर जाता है। 10 किलोमीटर स्क्वायर तक सुनसान और 107 मीटर गहरे गड्ढे में दबा एटम बम बस ट्रिगर दबने के इंतजार में था।
सारे साइंटिस्ट और मेंटर 5 किलोमीटर दूर से नजर गड़ाए हुए थे और उनके अपोजिट में 5 किलोमीटर दूर फोटोग्राफ लेने वालों का एक मचान बनाया गया था ताकि ठीक से फोटो ले सके। कहा जाता है कि फाइनल टेस्टिंग के दौरान 107 मीटर गहरे गड्ढे में बिजली सप्लाई के दौरान कुछ अर्थिंग में खराबी आ गई थी, तो डीआरडीओ के वैज्ञानिक बालकृष्णन जी 107 मीटर गहरे गड्ढे में उतरकर अपनी जान पर खेलकर इस अर्थिंग को ठीक करते हैं। फिर मचान के पास लगे लाउड स्पीकर से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। जैसे ही हाई वोल्टेज का स्विच ऑन किया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी मीटर देख सब चौंक जाते हैं, क्योंकि तय वोल्टेज का केवल 10% ही न्यूक्लियर डिवाइस तक सप्लाई हो रहा था। ये सब देख साइंटिस्ट और मेंटर्स चिल्लाने लगे और उठापटक की गिनती और लाउड स्पीकर भी बंद कर दिया गया और सब सोचने लगे कि थोड़ी सी भी गलती सब कुछ खत्म कर देगी। पर बटन दबाने से पहले साइंटिस्ट संभाषी वेंकटेश विष्णु भगवान का जाप शुरू कर देते हैं। भले ही वो मिसाइल बनाने वाले वैज्ञानिक थे, क्योंकि उनकी ईश्वर में गहरी आस्था थी। यही कारण था कि पृथ्वी के पालनकर्ता विष्णु भगवान से वो प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि जब ट्रिगर दबाने के बाद भी विस्फोट नहीं हुआ तो सब हैरान रह गए। सब उम्मीद कर रहे थे कि तुरंत आवाज होगी। जब 30 सेकंड तक कुछ नहीं हुआ तो सबके चेहरे उतरने लगे। लगभग 1 मिनट बाद रेगिस्तान में रेत का एक पहाड़ उछलता नजर आया। 1 मिनट तक रेत हवा में थी। कुछ पल बाद साइंटिस्टों ने आवाज भी महसूस किया। विस्फोट का झटका इतना था कि सभी साइंटिस्ट अपनी अपनी जगह पर गिर पड़े। फिर क्या, परमाणु की ताकत देख सभी खड़े उठकर जश्न मनाने लगे। रमन्ना जी अपनी किताब में लिखते हैं कि रेत का पहाड़ हवा में देख लग रहा था कि हनुमान जी ने पहाड़ उठा लिया हो। अब बारी थी प्राइम मिनिस्टर जी को बधाई देने की, पर किस्मत इतनी खराब थी कि इस ब्लास्ट से सारी टेलीफोन लाइन खराब हो चुकी। डिफेंस एडवाइजर तुरंत पोखरण आर्मी कैंप में जाकर पीएमओ से कॉल करके बोला, बुद्धा इज स्माइलिंग, यानी टेस्ट सफल रहा। सुबह 9 बजे आकाशवाणी से घोषणा की गई कि सुबह 8:05 पर भारत ने देश के पश्चिमी हिस्से में किसी गुप्त स्थान पर शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए सफल परमाणु परीक्षण कर लिया गया। दोस्तों, अब बारी थी दुनिया की, किसका क्या रिएक्शन आता है। इस विस्फोट के बाद दुनिया भर में हलचल सी मच गई। सबसे ज्यादा लाल पीला कनाडा हुआ। उसे पता था कि भारत ने उसके प्लूटोनियम का उपयोग ऊर्जा अनुसंधान के बजाय एटम बम बनाने के लिए किया है। उसने हमें आगे प्लूटोनियम देने से बैन लगा दिया। अमेरिका हम पर कई आर्थिक पाबंदियां लगाने की बात कर रहा था, तो पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट 2 गुना कर लिया था। एकमात्र पश्चिमी देश था फ्रांस, जिसने हमें इस न्यूक्लियर टेस्ट की बधाई दी। परमाणु बम बनाना और उसके ब्लास्ट के बाद नुकसान दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है। दुनिया के पास अलग अलग तरह के परमाणु हथियार है, तो कुछ इतने खतरनाक है जो किसी शहर को चंद मिनटों में खत्म कर सकते हैं। यह बम इतना खतरनाक होता है कि अगर इसे कहीं पर गिरा दिया जाए तो दशकों तक वहां जनजीवन का अस्तित्व खत्म हो सकता है। प्रभावित जगहों की भूमि सालों तक बंजर हो सकती है, जिसकी वजह से फसल तो छोड़ो पेड़ पौधे तक नहीं उग पाएंगे। स्वीडन के थिंक टैंक सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक 90% परमाणु हथियार अमेरिका और रूस के पास है, यानी पूरी दुनिया के पास आपको पता है 12,000 प्लस एटम बम। रसिया के पास लगभग 5,500 प्लस है, अमेरिका के पास 5,000 प्लस है, चीन के पास 500 प्लस है, फ्रांस के पास 290 है, ब्रिटेन के पास 225 है और भारत के पास 180 और पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 50 प्लस। इन सारे एटम बम में 4,000 से ज्यादा परमाणु हथियार पूरी दुनिया में मिसाइलों और एयरक्राफ्ट में तैनात, यानी कब ट्रिगर दब जाए कोई भरोसा नहीं। जिसमें 2100 को तो हाई अलर्ट पे रखा गया है। ये हथियार ज्यादातर अमेरिका और रसिया के पास है। दोस्तों, चलिए एक अनुमान से तबाही का अंदाजा लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक 100 किलो टन का एक न्यूक्लियर वेपन लेते हैं। चलिए इसकी तबाही का अंदाजा लगाते हैं, जिसमें 3 किलोमीटर के एरिया में गंभीर तबाही का मंजर होगा, 5 किलोमीटर के एरिया में भारी नुकसान होगा और 8 किलोमीटर के एरिया तक इसका असर दिखाई देगा। 5 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में 5 किलो टन वाला न्यूक्लियर बम गिराया गया था। अमेरिका के इस न्यूक्लियर बम ने लगभग 1.5 लाख लोगों की जान ली थी। न्यूक्लियर अटैक से पहले हिरोशिमा की आबादी लगभग 3.5 लाख थी। साल के अंत तक 1.5 लाख लोग मारे गए थे। 70,000 लोग तुरंत ही मर चुके थे। ये तो 15 किलो टन न्यूक्लियर पावर का तबाही का मंजर है। तो अब सोचकर देखिए, अमेरिका अब 500 किलो टन के न्यूक्लियर का टेस्ट कर चुका है। ये इतना पावरफुल होगा कि पूरी दुनिया की मानव प्रजाति का अंत कर सकता है। भारत पाकिस्तान के बीच जब भी जंग की शुरुआत होती है तो पाकिस्तान हमेशा न्यूक्लियर बम की धमकी देना शुरू कर देता है। दोस्तों, न्यूक्लियर पावर को लेकर भारत और पाकिस्तान की अपनी अपनी पॉलिसी है। भारत की पॉलिसी नो फर्स्ट यूज की है और पाकिस्तान की पॉलिसी हमेशा अलर्ट मोड पर रहती है, यानी भारत पहले वार नहीं करेगा। कोई देश अगर न्यूक्लियर अटैक हम पर करता है तो भारत भी उस पर न्यूक्लियर अटैक करेगा और पाकिस्तान मौका आने पर पहले ही न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। पाकिस्तान को लगता है कि अगर पारंपरिक वार चला तो वह हार जाएगा, इसलिए वो हमेशा न्यूक्लियर वार की धमकी देता रहता है। भारत पाकिस्तान सबसे सघन आबादी वाला क्षेत्र है, इसलिए दुनिया का कोई भी देश नहीं चाहेगा कि यहाँ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो। दोस्तों, हमने इस वीडियो में न्यूक्लियर पावर की बात की है, न कि दिवाली के पटाखों की। ये सिर्फ सोचने में रोंगटे खड़े कर देते हैं। तो जरा सोचकर देखिए, अटैक होने पर क्या होगा।
दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत को अपनी फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी चेंज कर देनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।